माय नेम इज़ आकांक्षा एंड वेलकम टू रिफॉर्म लर्निंग। हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे जिसका टाइटल है व्हाट इज़ साइकोलॉजी, और इसकी ऑलरेडी हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये उसी सीरीज़ की हमारी 7th वीडियो है, जो कि लास्ट की जो 6th वीडियो थी उसी का कंटिन्यूड पार्ट है। आज की वीडियो में हम 2 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे, गेस्टाल्ट एंड बिहेवियरिज्म। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म किया था। तो चलिए शुरू करते हैं गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, तो इसके जो फाउंडर हैं वो मैक्स वर्दिमिर को माना जाता है। और ये जो शब्द है, इस शब्द, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ कंप्लीट शेप। तो मैक्स वर्दिमर इसके फाउंडर हैं। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है कंप्लीट शेप। अब ये जो था, ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो था, ये एक रिएक्शन के तौर पर उभरा किसके? स्ट्रक्चरलिज्म के। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जब आया तो वो लोग क्या कहते थे कि भाई माइंड जो है, माइंड के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम उसके स्ट्रक्चर को समझ जाओगे तो ऑब्वियसली तुम इंसान की लर्निंग, एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को समझ जाओगे। लेकिन और स्ट्रक्चर यानी कि उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके तब समझना। लेकिन गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे वो ये बोलते थे कि भाई रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो हम कोई भी चीज़ टुकड़ों में नहीं देखते, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो होता है वो क्या होता है अपने रियल वर्ल्ड में, वो होलिस्टिक होता है। यानी कि होल इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्ट। अगर हम किसी भी चीज़ को होलिस्टिक वे में देखते हैं, कंप्लीट वे में देखते हैं, तो वो उसके पार्ट से अलग होती है। ठीक है। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पज़ल गेम जो आते हैं, पज़ल गेम अगर हम लें तो पज़ल के अगर अलग अलग टुकड़ों को हम देखेंगे तो क्या वो टुकड़े सेम वैसे होते हैं जो उसका एंड प्रोडक्ट निकलता है? वैसे तो नहीं होते ना। पज़ल में जो टुकड़े होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सीन है, इसकी पज़ल है तो इसका ये टुकड़ा अलग है, ये टुकड़ा अलग है, ये टुकड़ा अलग है। इस तरीके से पज़ल्स डिवाइड होती है ना टुकड़ों में। इनको आप जब जोड़ते हो, जब आपको प्रॉपर एक पूरी सीन मिलता है, तो ये वही बोलते थे कि अगर मैं इसके किसी भी टुकड़े की बात करूं तो क्या ये मुझे बता पाएगा कि बाकी जब टुकड़ों के साथ ये जुड़ जाएगा तो रियल जो फ़ोटो है वो कैसी है? नहीं, ये नहीं बता पाएगा। एक टुकड़े से आप कैसे बता दोगे कि पूरी फ़ोटो किस चीज़ की है, कैसी है? तो ये वही बात बोलते थे कि जो हमारा जो एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो होलिस्टिक वे में होता है। हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वो होलिस्टिक वे में करते हैं, टुकड़ों में नहीं करते। तो स्ट्रक्चरलिज्म का ये लोग विरोध करते थे, उस विचारधारा को। इस बात को प्रूव करने के लिए मैक्स वर्दिमर ने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था जिसको हम फी फिनोमिना के नाम से जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या करता था, इसके लिए उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया था वो एग्ज़ाम्पल लड़ियों का था। लाइट की जो लड़ियाँ होती हैं उनका था। कह रहे थे कि जब भी आप किसी लाइट की लड़ी को जलते हुए देखते हो तो फर्स्ट जो एक्सपीरियंस जो होता है उसके साथ आपका क्या होता है, उसमें आपको दिखता है कि लाइट ना ऐसे ट्रैवल कर रही है, एक बल्ब से दूसरे बल्ब, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से चल रही है लाइट, ऐसे ही दिखता है। लेकिन इन रियलिटी में होता क्या, अगर हम थोड़ा ध्यान देकर उस लड़ी को देखें तो होता असल में क्या हो क्या रहा होता है कि एक बल्ब जल रहा है, एक बंद है, एक जल रहा है, एक बंद है, एक जल रहा है, एक बंद है। फिर ये जलेगा, ये बंद होगा, ये जलेगा, ये बंद होगा, ये जलेगा, ये बंद होगा। ठीक है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस उस लड़ी को देखकर था वो क्या था? होलिस्टिक वे में ही तो था। फर्स्ट जब हमने देखा उसे तो क्या हो रहा था, लाइट हमें एक बल्ब से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ऐसे ट्रैवल होती हुई दिख रही थी। तो ये था फी फिनोमिना जो उन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए रखा था। और ये बोलते थे कि जो एक्सपीरियंस है वो होलिस्टिक होता है, वो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होता है। ठीक है। अब इनकी बात को सपोर्ट जो करते थे वो, और जो साइकोलॉजिस्ट थे कोलर और कोफका, वो लोग भी इनकी बात को सपोर्ट करते थे। इनके भी अपने एक्सपेरिमेंट हैं, बट इनको हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की। इसके फाउंडर जे.बी. वॉटसन को माना जाता है। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या बोलता था कि भाई जो लर्निंग होती है ना, हमारी ह्यूमन की जो लर्निंग होती है वो सब डिपेंड करती है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन पर। ठीक है। ये कहते थे कि भाई एनवायरनमेंट जैसा होगा ना, ह्यूमन की लर्निंग, उसकी पर्सनालिटी
उसका माइंडसेट सब कुछ उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे इस बात पर कि आप अगर एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लो ना तो आप जैसा मर्ज़ी आप उस इंसान को बना सकते हो। ये बात J.B. वॉटसन की बहुत ही फेमस थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई मैं एनवायरनमेंट पे कंट्रोल डालकर आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन बच्चों को कुछ भी बना सकता हूँ उनके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके। आप कहो मुझे कि एक बच्चे को डॉक्टर बना दो, एक को लॉयर बना दो, एक को साइंटिस्ट बना दो, एक को चोर बना दो, मैं वो कर दूँगा। कैसे करूँगा? उनके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके। ये एनवायरनमेंट और ह्यूमन के इंटरेक्शन पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते थे। और इन्होंने एक बात और बोली थी, वो ये बोली थी कि इंसान में ना कुछ भी इनबिल्ट नहीं होता, सब कुछ वो एक्वायर करता है अपने एनवायरनमेंट से, फिर चाहे वो फियर ही क्यों ना हो। ठीक है, डर ही क्यों ना हो। इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक बच्चा था एल्बर्ट 11 महीने का, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्या था, उसको स्टफ़ टॉयज से खेलना बहुत पसंद था। नॉर्मली बच्चों को बड़ा पसंद होता है, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो उसका एक फेवरेट टॉय था जो कि था एक रैबिट, वाइट कलर का रैबिट। तो उन्होंने क्या करा कि जब भी वो एल्बर्ट उस रैबिट के साथ खेलता था तो वो उस रैबिट को जैसे ही टच करता था तो वॉटसन क्या करते थे, पीछे से एक डरावनी आवाज़ निकालते थे। तो बच्चा डर के उसको छोड़ देता था, पर बच्चा है भूल जाता था। थोड़ी देर बाद वो दोबारा आता था उसके पास खेलने के लिए। जैसे उसको टच करता अगेन जो वॉटसन है वो एक डरावनी आवाज़ निकाल देते। तो यही एक्सरसाइज उन्होंने उस बच्चे के साथ काफ़ी टाइम तक ट्राई करा। फिर उसके बाद एक क्या हुआ कि उस बच्चे के अंदर जितनी भी सॉफ्ट और वाइट चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर फियर डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये जो था एक्सपेरिमेंट, जो इसका रिज़ल्ट निकला था कि वो अब हर वाइट चीज़, सॉफ्ट वाइट चीज़ को देख के डरने लगा था। ये इनकी इस बात को प्रूव करता था कि भाई कोई भी चीज़ इनबिल्ट नहीं होती। हम हर चीज़ को, एनवायरनमेंट को अगर कंट्रोल कर लेंगे, एनवायरनमेंट में जो इंसान है उसके एनवायरनमेंट को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे ना तो हम उसके अंदर हर एक चीज़ डाल सकते हैं, चाहे वो फियर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो वॉटसन थे वो रीइंफोर्समेंट के रोल पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे। उनका कहना था कि भाई अगर आप किसी बच्चे को कुछ चीज़ सिखाना चाहते हो ना तो उसके लिए उसको रीइंफोर्स करो। रीइंफोर्स 2 तरीके के होता है रीइंफोर्समेंट, इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है पॉजिटिव टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट का मतलब यानी कि बच्चों को कोई भी प्राइज़ देकर उसे मोटिवेट करना। रीइंफोर्समेंट मतलब बेसिकली बच्चे को मोटिवेट करना। अब या तो तुम उसे कोई प्राइज़ दे के मोटिवेट करो या फिर नेगेटिव उसको पनिशमेंट दे के मोटिवेट करो, क्योंकि ये मोटिवेशन जो होता है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बच्चे को हेल्प करता है उसके टारगेट गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो वो बोलते थे कि भाई अगर आप किसी बच्चे को या किसी इंसान को कुछ सिखाना चाहते हो ना तो रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने उसके एनवायरनमेंट को तो उसके अकॉर्डिंग बना दिया। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी बच्चे को साइंटिस्ट बनाना है तो क्या है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी जागे चीज़ों को जानने की। जब उसमें क्यूरियोसिटी जागेगी तो चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा, एक्सप्लोर करेगा, तो उसके अंदर एक साइंटिफिक नेचर डेवलप होगा चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। ठीक है, अब ऐसा होगा तो क्या है, अब जब वो कोई चीज़ कर रहा है, फर्स्ट टाइम उसने कुछ इन्वेंट करा, वो आपके पास आया कि मम्मा देखो या भैया देखो मैंने ना ये चीज़ बनाई है, तो उसमें अगर आप उसको थोड़ी सी तारीफ़ कर दोगे ना कि अरे वाह बेटा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, तो उससे उसे खुशी मिलेगी। वो मोटिवेटेड होगा कि चल अगली बार ना मैं कुछ और बनाऊँगा। नेक्स्ट टाइम वो कुछ और बना के आए, फिर आपने उसको ऐसे कर दिया, मोटिवेट कर दिया। तो इस तरीके से क्या है कि रीइंफोर्समेंट के मदद से एक कंट्रोल एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट करके आपने क्या करा, उसके अंदर वो साइंटिफिक एबिलिटीज़ इनबिल्ट करी, जिससे कि आगे जाकर वो एज अ साइंटिफिक अपने जो ऑक्यूपेशन को है वो चूज़ करेगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, आप चाहते हो कि बच्चा है एक जिसके अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि क्या करता है कि वो आता है स्कूल से और अपना सामान सारा इधर उधर फैला देता है घर में। ठीक है, 1-2 बार प्यार से बोला कि भाई ऐसा नहीं है, गंदा लगता है, चीज़ों को अपनी प्रॉपर जगह पे रखो, नहीं माना तो क्या करोगे, धमकाओगे,
ठीक है, या फिर हो सकता है एक आधा चांटा भी लग जाए उसको, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर डर होगा कि भैया अगर तूने दोबारा ऐसा किया ना तो डांट पड़ेगी या फिर पिटाई होगी। तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्या है वो ऐसा नहीं करेगा, आएगा स्कूल से आने के बाद अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपर जगह पे रखेगा। तो ये क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट के थ्रू, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू आपने क्या करा, उसका बिहेवियर चेंज कर दिया। तो इस बात को ये लोग बोलते थे। इनकी इस विचारधारा को दो फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, स्किनर और इवान पावलोव, ये लोग भी सपोर्ट करते थे, वो भी इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। अगेन इन दोनों की थ्योरीज अभी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में इनके बारे में डिटेल स्टडी है, वहीं पर इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके टॉपिक है हमारे साइको एनालिसिस एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच।